हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास संभव बेच 56वीं क्लास है हमारी, 56वीं क्लास है। और आज 56वीं क्लास, नाम समझ के आ गया। मूवी याद आ गई अब तक 56, अच्छी मूवी थी, ठीक ठाक, मैंने देखी थी एक बार। अच्छा चलो कोई बात नहीं। 56वीं क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्रीवियस टॉपिक से आगे जस्ट अगला टॉपिक। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमेशा तो अगला पढ़ते हैं, पर क्योंकि आज की क्लास में टॉपिक जो होने वाला है टॉर्क यानी बल आघूर्ण। इट्स अ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा। आप लेब असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं जो कि राजस्थान में निकली हुई है, तो वहाँ पर जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें टॉर्क जो है एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात, टॉर्क का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हम फॉर्मूला लगा पाते हैं, लेकिन उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी वो लगता कैसे है, काम कैसे करता है, असलियत में टॉर्क होता क्या है। यदि मुझे फोर्स और डिस्टेंस बता दी जाए और किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बोल दिया जाए तो मुझे टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालना है, ये इमेजिनेशन ही नहीं हो पाता। और यही वजह है कि जब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हम नॉर्मली कर लेते हैं, लेकिन यदि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के अलावा कोई थोड़ा सा भी घुमावटी सवाल आता है, हमारा दिमाग घूम जाता है और दिमाग खुद रोटेट करना चालू हो जाता है, हम बावड़े हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, है ना। टॉर्क फिर इधर काम करता है, कुछ ऐसा टॉर्क काम करता है कि नंबर 2 0 0 बन के आते हैं, है ना। तो आज की क्लास शानदार होने वाली है। कॉपी पेन लेके बैठ जाना, सीट बेल्ट बांध के बैठ जाना और नज़रें मत हटाना, कि आज जितनी भी बातें मैं बोलूँगा वो सब बातें आज तक आपने कभी सुनी होगी, कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन आज जो टॉर्क के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद पूरी लाइफ आपको टॉर्क से कभी परेशानी नहीं होगी। आगे मेरी बात में ये मेरा वादा रहा, लेकिन उसके लिए पूरी क्लास आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। ज़्यादा लंबी नहीं खींचूँगा, 35-40-45 मिनट की क्लास हो सकती है, बट जो भी आज आपको मिलेगा क्वालिटी, कंटेंट, डाउट क्लियर, ठीक है। जो भी आपको शस्त्र मिलने वाला है, जो भी आपको मंत्र मिलने वाला है, उसके बाद आज के बाद टॉर्क से कभी आपको परेशानी नहीं होगी, टॉर्क कभी आपको घुमाएगा नहीं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए बढ़े हमारी क्लास में आगे। चलिए टॉर्क की बात की जाए। लैब असिस्टेंट वालों ध्यान दे लेना, आज की क्लास आपके नाम, क्योंकि नीट वाले जो बच्चे हैं जनरली वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है कर लेते हैं। आईआईटी वाले बच्चे जिन्होंने कोचिंग की है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए वैसे, बट जिन्होंने कोचिंग नहीं की है एक तो उनके लिए, खासकर लेब असिस्टेंट वालों के लिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो बायो से जो ज़्यादा होते हैं बच्चे, मैथ्स वाला होता है वो जनरली टॉर्क समझ लेता है, बट जो बायो वाला बच्चा होता है उसका काम इतना ही होता है कि जनरली आप सवाल देखो, फॉर्मूला लगाओ और कर लो, बट फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी टॉर्क के बारे में ज़्यादा जानकारी जो होती नहीं, कैसे लगता है, कहाँ लगेगा, क्यों लगेगा, किस लिए लगेगा, कैसे काम करेगा। इसलिए आपके लिए आज शानदार क्लास होने वाली है और आपके जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपको पूरे ध्यान से सुनना है कि एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलिए टॉर्क की बात करें। टॉर्क का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ सर? बल का आघूर्ण, बल आघूर्ण, आप कहेंगे सर ये क्या हुआ? मैं इसको मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकता हूं, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये क्या बात है सर? जिस तरीके से ट्रांसलेटरी मोशन में या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा गति में फोर्स जो काम करता है, क्या करता है फोर्स? काइनेटिक एनर्जी बदल सकता है और जनरली वो मोशन करवाने में काम आता है, एक्सेलरेट कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, वेलोसिटी बदल सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। वही सब चीज़ें टॉर्क करता है रोटेशनल मोशन में। बात यह है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन में, सरल रेखा गति में जो काम फोर्स करता है एक्सेलरेट करने का,
वेग बदलने का, वेलोसिटी बदलने का, मोशन देने का, मोशन रोकने का, ऐसा काम जो भी है, जो काम फोर्स करता है वही काम ये टॉर्क करता है रोटेशनल मोशन में। ठीक है, जैसे फोर्स लगाने से एक्सीलरेशन आता है, फोर्स लगाने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, उसी तरीके से टॉर्क के आने से कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन के अंदर एक्सीलरेट होता है, रोटेशनल मोशन में आ जाता है। आगे मेरी बात समझ में? काइनेटिक एनर्जी बदल सकती है, ये सब काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क, या मूवमेंट ऑफ फोर्स, बल का आघूर्ण, ये सब टॉर्क है। आप कैसे समझ लीजिए इसे? ठीक है, चलिए टॉर्क के बारे में मेन चीज जानना जरूरी है, वो है सबसे पहली चीज एक्सिस। यहां लिख देता हूं मैं, सबसे पहली चीज है एक्सिस या पॉइंट। किस पॉइंट के अबाउट या किस एक्सिस के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा आपको पता होनी चाहिए। मैं जनरली यहाँ पर हिंदी कम लिखता हूँ बोर्ड पर, फिर बोर्ड भर जाता है हिंदी और इंग्लिश दोनों से। नॉर्मली हिंदी मीडियम स्टूडेंटों को छोटी मोटी इंग्लिश समझ में आ जाती है, ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। टर्मिनोलॉजी में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलता हूँ, ठीक है, जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उन्हें मैं इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी में भी बताता हूँ, ठीक है, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों इस कोर्सेज को ज्वाइन कर सके और ढंग से पढ़ सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिन चीज़ों का जिक्र हो रहा है, जैसे एक्सिस, पॉइंट के अबाउट रोटेशन यानी घूर्णन, किसी बिंदु के परितः, किसी बिंदु के चारों, किसी एक्सिस के चारों घूर्णन कैसे होता है, रोटेशन कैसे होता है, तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं रोटेशनल मोशन की बेसिक क्लास में। अब रोटेशनल मोशन की यदि आपको बेसिक क्लास यानी क्लास फर्स्ट चाहिए, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है संभव बेच का, उस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करिए और सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टॉर्क के मामले में एक्सिस या पॉइंट, किस पॉइंट के अबाउट आपको घुमाना है या किस एक्सिस के अबाउट आपको घुमाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स आप लगा रहे हैं, जो कि टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगा, जो कि घुमाने की कोशिश करेगा किसी पॉइंट को या किसी बॉडी को, वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मायने हुआ? मायने हो रहा क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट आप घुमाना चाहते हैं फोर्स के डायरेक्शन से, उससे आपको मिलेगा टॉर्क का डायरेक्शन। बट एक्सिस के केस में थोड़ा ये और कॉम्प्लिकेटेड है। एक्सिस के केस में क्या पता जिस एक्सिस के अबाउट आप ले रहे हो, उस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट टॉर्क आएगा या नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है फोर्स के डायरेक्शन पे। अब आप नहीं समझे होंगे, मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा, थ्योरिकली बातें कम समझ में आती है यदि आपके बेसिक क्लियर नहीं होते। तो चलिए हम इस बारे में बात करते हैं। चलिए ठीक, देखिए सबसे पहले हम पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेते हैं। भाई मेरे पास ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है P, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, मैं ऐसे लेता हूँ, ठीक है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। मुझे इस पॉइंट P से इस पॉइंट A की डिस्टेंस पता है R, डिस्टेंस पता है R। चलिए अब यदि मैं आपको कहूँ कि भाई साहब मुझे, अब मैं आपको कहूँ कि भाई साहब मुझे ये जो फोर्स है, इस फोर्स से इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए, इस फोर्स से इस पॉइंट P के अबाउट पैदा होने वाला टॉर्क चाहिए, तो आपको मानना पड़ेगा एक देसी तरीका है, एकदम ध्यान से। इस पॉइंट को पकड़ो, इसको मानो ये रस्सी है, ये फोर्स है। अब यदि मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाता, इसको यदि मैं पकड़ के घुमाता कि डिस्टेंस चेंज ना हो, तो ये पॉइंट कुछ ऐसे घूम के ऐसे घूम जाता, ये पॉइंट खींचने की वजह से ऐसे घूम के ऐसे घूम जाता, और ऐसे घूम कर ये एक सर्कल बनाता, ऐसे घूम के ये एक सर्कल बनाता और सर्कुलर पाथ में घूमता, घूमता नहीं घूमता। तो यानी इस फोर्स की वजह से टॉर्क आया, और टॉर्क की वजह से ये पॉइंट यानी ये जो भी यहाँ पर बॉडी है A, ये A यहाँ पर इस पॉइंट P के चारों ओर घूमेगा, इस पॉइंट A के चारों ओर घूमेगा। इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट आया, इस
फोर्स ने रोटेशनल मोशन वाला इफेक्ट पैदा कर दिया यहाँ पे। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो हम यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू निकाले तो कैसे निकाले? टॉर्क की वैल्यू निकाले तो कैसे निकाले? ये तो पता लग गया कि इस पॉइंट के चारों ओर घूमेगा। पॉइंट के चारों ओर घूमना जरूरी है। मैं कहूँ कि एक्सिस के चारों ओर घूमेगा, अब खुद देखो इस बात को। ये पॉइंट है, इसके चारों ओर ऐसा घूम रहा है, तो ये पॉइंट तो बीच में आ रहा है, ठीक है। लेकिन यदि मैं एक्सिस की बात करूँ, एक लाइन की बात करूँ, तो इस पॉइंट से गुजरने वाली ये लाइन के चारों ओर तो मोशन हो रही है, लेकिन इस पॉइंट से गुजरने वाली यदि ये लाइन ले लूँ, क्या इस लाइन के चारों ओर मोशन हो रही है? नहीं हो रही है। ये लाइन ऐसे होती, ये एक्सिस ऐसे होती, तो रोटेशनल मोशन इस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, अभी देखो हो रहा है, और हो भी सकता है। बट यदि ये एक्सिस ऐसे हो जाती तो क्या ये फोर्स यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट पैदा करता है इस एक्सिस के अबाउट? नहीं करता, नहीं करता। देखो इसके आगे घूम रही है, इसके अबाउट यदि इस फोर्स को टर्निंग इफेक्ट पैदा करना है तो ऐसे करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं, ऐसे करना पड़ेगा। एक्सिस बीच में से गुजरनी चाहिए ना। इसका मतलब फोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि एक्सिस के साथ उसका डायरेक्शन कैसा है और वो किस तरीके से रोटेशनल इफेक्ट पैदा कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी आपके पास टॉर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो डिपेंड करता है फोर्स के डायरेक्शन और उस एक्सिस के डायरेक्शन पे। अब इसके बारे में थोड़ा जिक्र आगे करेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं पॉइंट की। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? टॉर्क निकालने के लिए, टॉर्क निकालने के लिए आप फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, यानी जो फोर्स की क्रिया रेखा है, फोर्स की जो लाइन है, उसे आप बढ़ा देंगे। कुछ ऐसे बढ़ गई भाई, ये मैंने इसको बढ़ा दी, ठीक है, बढ़ा दी, फोर्स से लग रहा है। अब मुझे ये जो मेरा पॉइंट है जिसके अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है, जिसके परितर मुझे बल आघूर्ण चाहिए, उससे इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, एक लंब डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लंब डाल दिया, ये एंगल बन गया 90 डिग्री। आ गई मेरी बात समझ में? चलिए ठीक है भाई, आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैंने इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। साथ ही साथ में मुझे आर की जो लाइन है उसे भी आगे बढ़ाना है, तो ये आर की लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया, ये लो भाई। तो मुझे पता करना है मेरा ये जो आर है, जो डिस्टेंस है या पोजीशन वेक्टर भी कह सकता हूँ, इसको स्थिति सदिश भी कह सकता हूँ, ये जो आर है और ये जो एफ है, इनके बीच का एंगल कितना है। तो जब मैंने इसको आगे बढ़ाया, फोर्स की लाइन को पूरा बढ़ाया, तो मैंने माना कि इसका एंगल है थीटा। दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। सीधी सी बात है, ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। आई मेरी बात समझ में? क्लियर है? चलिए भाई, ध्यान रखने के लिए बात करते हैं। मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, मुझे चाहिए इसकी वैल्यू। तो मैं यहाँ पर देखो लिखूंगा साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपका ये रहा, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया O, ठीक है। तो जब भी आप ट्रायंगल देखते हो तो थीटा के सामने लंब होता है, मैंने लिख दिया OP, ठीक है। इसके बाद में साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है, लंब बटा कर्ण, और कर्ण मेरा है P से A तक, तो मैंने लिख दिया P से A तक, ये लो। तो यदि मैं OP की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं लिखूंगा PA साइन थीटा, PA साइन थीटा। OP की जगह ये जो OP है, जिसका नाम मैं लिख देता हूँ R से, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना मुझे, परपेंडिकुलर लंबवत दूरी चाहिए, इस पॉइंट से इस फोर्स के ऊपर लंबवत दूरी चाहिए मुझे, तो मैंने लिख दिया R परपेंडिकुलर इक्वल टू PA, P से A तक आपके पास हो जाएगा R, ठीक है। अरे कर्ण यही तो है, हाइपोटेन्यूज यही तो है, 90 के सामने होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ R साइन थीटा, यानी ये वैल्यू मेरी हो गई R साइन थीटा। असलियत में जो टॉर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट और एक्सिस। बल और बल की लंबवत दूरी कहाँ से? जिस एक्सिस या जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क चाहते हैं,
जिस एक्सिस या जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क चाहते हैं वहाँ से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, फोर्स की लाइन ये है, इसके ऊपर लंब ये है। तो मेरा जो टॉर्क का फॉर्मूला होगा वो होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये जिसको मैं लिख सकता हूँ r sin थीटा। ये मेरे टॉर्क का फॉर्मूला हो गया है, ठीक है, एफ आर साइन थीटा। यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो टॉर्क इज इक्वल होता है आर क्रॉस एफ। अब कई बच्चे जो लैब असिस्टेंट जैसे कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जनरली ये फॉर्मूला तब पता लगेगा जब वो पहले वेक्टर्स पढ़ेंगे। अदरवाइज यदि आप बुक से वगैरह पढ़ रहे हो तो जहाँ पर बुक से पढ़ो या नॉर्मली यूट्यूब वगैरह आजकल सब जगह क्लासेस है, तो वहाँ पर आपको वेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया जाएगा। बुक में 2-4 सवाल होंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और साइन थीटा कोस थीटा कैसे आता है, और सबसे बड़ी बात डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा। डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा, सबसे बड़ी बात यही है कि डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए हम सारी बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात करूँ तो टाउ के लिए मैं लिख सकता हूँ फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर, फोर्स के ऊपर आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए, आर का लंबवत घटक होना चाहिए। सीधी सी बात है, ये लंबवत नहीं है, ये थीटा एंगल पर है, हमें चाहिए 90 डिग्री वाला, तो ये 90 डिग्री वाला है। आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? यदि आप आर को कंपोनेंट नहीं लेना चाहते, आर को कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं करना चाहते, तो आप फोर्स को कर लो। आप कहेंगे सर कैसे? फोर्स इस लाइन के साथ एंगल बनाता है थीटा, तो आप यहाँ लिखेंगे एफ कोस थीटा लिख देंगे, और इधर एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर आ जाएगा एफ साइन थीटा, जो कि इस आर के लंबवत होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे होगा? जब भी किसी एक क्वांटिटी के, एक वेक्टर के दो कंपोनेंट किए जाते हैं, दो घटक बांटे जाते हैं, तो एक कंपोनेंट आता है राइट हैंड साइड, एक कंपोनेंट आता है लेफ्ट हैंड साइड, और दोनों एक दूसरे के लंबवत आते हैं। एक कंपोनेंट आता है राइट हैंड साइड, एक कंपोनेंट आता है लेफ्ट हैंड साइड, और दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और जिस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाया जाता है उधर कॉस थीटा लिखा जाता है, और जिधर थीटा नहीं बनाया जाता उधर साइन थीटा लिखा जाता है। नॉर्मली देसी तरीका यही है याद करने का। तो एफ इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर हो गया एफ कोस थीटा, और यही लाइन इस आर की भी है। सही बात है? इसके लंबवत, ये लंबवत हो गया, इसके साथ थीटा नहीं बनाया तो ये वाली वैल्यू हो गई एफ साइन थीटा। आगे मेरी बात समझे? तो जब एफ कोस थीटा के ये एफ साइन थीटा लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो इस आर के भी तो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर मैं टॉर्क का फॉर्मूला फिर लिख सकता हूँ। ये वाला जो फोर्स है वो वाला रोटेशन पैदा नहीं करेगा, वो वाला रोटेशन पैदा नहीं करेगा, अभी बात करेंगे इस बारे में। टॉर्क की बात करें तो केवल वही फोर्स टॉर्क पैदा करता है जो डिस्टेंस के परपेंडिकुलर हो, या फिर फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। दोनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए भाई, दोनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। तो यदि मैं आर को आर ले लूँ तो आर के लंबवत फोर्स आपका एफ साइन थीटा, मैं यहाँ लिखूंगा एफ साइन थीटा, फॉर्मूला वही आएगा एफ आर साइन थीटा, लेकिन अब की बार टॉर्क को मैं लिख सकता हूँ आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। आर के परपेंडिकुलर जो एफ है वो, उसको मल्टीप्लाई कर दो आर के साथ में, आपके पास निकल के आ जाएगा टॉर्क। समझ में आया? एफ कोस थीटा क्यों टॉर्क पैदा नहीं कर रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो कैसे बात करें, कैसे बात करें, कैसे बात करें? ठीक है, ऐसे बात करें। ये एक रोड है मेरे पास, और ये यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर बंधी हुई है। इसको यदि मैं ऐसे धक्का दूँ तो ये ऐसे चारों तरफ घूम सकती है, ऐसे चारों तरफ घूम सकती है। थोड़ा ध्यान से देखना, यदि मैं फोर्स लगाऊं इधर, एक फोर्स लगाऊं इधर, एक फोर्स लगाऊं इधर, एक फोर्स लगाऊं इधर, और एक फोर्स लगाऊं इधर, सभी पॉइंट्स के लिए हम बात करते हैं F1, F2, F3, F4, F5। बताओ ये घूमेगा कब? बताओ ये घूमेगा कब? हम एक बात करते हैं, यदि ये मेरी रोड है, ये रोड, इसमें मैं इधर फोर्स लगाऊं, इधर F1 की बात करें, इधर ये लगाया, क्या ये घूमा? क्या घूमेगा? नहीं घूमा। क्यों नहीं घूमा? क्योंकि टॉर्क पैदा करने के लिए जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क चाहते हैं उससे कुछ दूरी पर फोर्स लगना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उस फोर्स वाली जो लाइन है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए, एक लंब डलना चाहिए उस पॉइंट से।
क्या आप इस पॉइंट से इस फोर्स वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि F जो है वो तो इसी पॉइंट से गुजर रहा है। F जो है वो इसी पॉइंट से गुजर रहा है, F इसी पॉइंट पर लग रहा है, इस वजह से यहां पर टॉर्क पैदा नहीं होगा। इस F2 की बात करें तो मैं यहां पर बात करता हूं, मुझे इस पॉइंट के अबाउट घुमाना है और मैं यही फोर्स लगा रहा हूं तो ये नीचे खिसक सकता है, लेकिन मैंने इसको इतना चांस ही नहीं दे रखा इस बॉडी को कि नीचे खिसके। मैंने केवल इसको ऐसे फिक्स कर रखा है कि ऐसे घूम सके, ऐसे घूम सके। ठीक, तो जब मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं तो ये नहीं घूमेगा भाई, नहीं घूमेगा, क्योंकि इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन यानी जो क्रिया रेखा है वो इसी पॉइंट से गुजर रही है। और जब फोर्स की लाइन उसी पॉइंट से गुजरे जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क पैदा नहीं होता। ये बात आप समझ गए होंगे। ऐसे फोर्स लगाने से ये नहीं घूमेगा, टॉर्क नहीं आएगा। इसका मतलब आपने एक चीज यहां से सीखी, फोर्स की जो लाइन है वो पॉइंट पे से नहीं गुजरनी चाहिए। फोर्स की जो लाइन है वो उस पॉइंट से नहीं गुजरनी चाहिए। और ये जो F cos थीटा है उसकी जो लाइन है, जिस लाइन पे वो लग रहा है, जो इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, वो इसी पॉइंट से गुजर रही है मेरे भाई, इसलिए पॉइंट P के अबाउट टॉर्क पैदा नहीं करेगा। फिर कौन करेगा? वो करेगा जो पॉइंट P से जो मैंने एक लाइन खींच रखी है R, इसके लंबवत काम करेगा, इसके परपेंडिकुलर लगेगा। और इस R के परपेंडिकुलर कौन है? F sin थीटा। तो यदि आप इसको पकड़ लो, ये एक रस्सी मान लो, F sin थीटा से पकड़ के नीचे खींच दो, तो ये टर्निंग इफेक्ट पैदा कर देगा, ये घुमा देगा इसको। ये अब टॉर्क आ गया। ठीक है, इधर और बात करें। इस F3 की बात करें तो F3 इसको नीचे की ओर धक्का देगा, यानी कहीं यहाँ पर लग रहा है F3, यहाँ पर खिसका। हाँ भाई, नीचे खिसका रहा है, इसको टॉर्क पैदा हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट से डिस्टेंस कम है तो टॉर्क ज़्यादा पैदा करना पड़ेगा, ज़्यादा लगेगा, टॉर्क ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होएगा, इस पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होएगा। ये बात हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ चुके हैं। जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसको घुमाने में उतना ही जोर आएगा, आपको उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा, और जितना आपको एफर्ट लगाना है उसके लिए आपको उतना ही टॉर्क पैदा करना पड़ेगा। समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, F4 से आसानी से टॉर्क पैदा हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट से ये बहुत ज़्यादा दूरी पर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर। देखो ऐसे घूम जाएगा आसानी से, ऐसे घूम जाएगा आसानी से, इसीलिए F4 भी टॉर्क पैदा करेगा, क्योंकि इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, इनकी जो क्रिया रेखा है, वो इस पॉइंट से नहीं गुजर रही। इस पॉइंट से मैं इनकी क्रिया रेखा पर लंब डाल सकता हूँ, परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ, इसलिए ये दोनों टॉर्क पैदा करेंगे और इस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट को घुमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं बात करूँ F5 की, F5 ऐसे लग रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर इधर। यदि मैं F5 इधर लगाऊँ तो क्या ये घूमा? क्या नहीं घूमा। क्यों नहीं घूमा? क्योंकि F5 की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो गुजरी है यहाँ से, इसी पॉइंट से। और जब भी किसी फोर्स की लाइन यानी लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से गुजरे, उसी एक्सेस से गुजरे जिसके अबाउट आपको टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क पैदा नहीं होगा। समझ गए ना भाई कैसे टॉर्क पैदा नहीं हो रहा है? क्लियर है? चलिए आगे बात करें। ठीक है, बढ़ाते हैं हमारी क्लास को आगे। टॉर्क समझ में आया? टॉर्क का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया? किस तरीके से टॉर्क की वैल्यू निकाली जाएगी? ठीक है, चलो। टॉर्क कब नहीं आ सकता? आप कब पैदा नहीं कर सकते टॉर्क को? चलो हम बात कर लेते हैं। हम पहला टॉर्क को पैदा हम तब नहीं कर सकते, टॉर्क हम तब नहीं निकाल सकते। टॉर्क जीरो तब होगा जब फोर्स passes through point या एक्सिस। किसी लाइन के अबाउट यदि आपको फोर्स चाहिए और फोर्स वहां से गुजर रहा है, तो भी आप टॉर्क पैदा नहीं कर पाएंगे, टॉर्क होगा ही नहीं उस एक्सिस के अबाउट। किसी और एक्सिस के अबाउट हो सकता है, उस एक्सिस के अबाउट नहीं होगा। अब आप सोचेंगे सर किसी और एक्सिस के अबाउट कैसे हो सकता है? अभी मैंने एक वो लिया था कि मेरे पास ये दो एक्सिस है, एक ये है एक ये है, मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा रहा हूँ। मुझे आप खुद बताओ यार, देखकर, एक एक्सिस है एक एक्सिस है, ध्यान से देख लो। मुझे आप खुद बताओ कौन से एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, कौन से एक्सिस के चारों ओर ये घूम रहा है? तो आप कहोगे अंगूठे वाली एक्सिस के चारों ओर ये घूम रहा है। इस एक्सिस के चारों ओर घूम रहा है? नहीं।
इस एक्सिस के चारों ओर कब घूमता? जब हम ऐसे घुमाते। तो किसी भी समय जब रोटेशनल मोशन होता है तो किसी एक एक्सिस के अबाउट जरूरी नहीं है कि रोटेशनल मोशन हो ही, लेकिन किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन हो सकता है। लेकिन आपको जब किसी एक एक्सिस के बारे में पूछा गया तो आपको देखना जरूरी है कि क्या फोर्स उस एक्सिस के किसी पॉइंट से गुजर रहा है। यानी ये एक्सिस है और आपका ये फोर्स इधर है, तो यदि आप इसको बढ़ाओगे तो ये तो काट देगा यहाँ पर, इस पॉइंट से गुजर रहा है ये, तो इसका मतलब टॉर्क पैदा नहीं होगा। पहली चीज तो किसी पॉइंट से गुजरे या किसी एक्सिस से गुजरे टॉर्क पैदा नहीं होगा। फिर कब होगा सर टॉर्क पैदा? टॉर्क पैदा तब भी नहीं होगा जब फोर्स और एक्सिस एक दूसरे के समांतर हो, पैरेलल हो। कोई भी लाइन या कोई भी एक्स यदि फोर्स के समांतर है, पैरेलल है, तो टॉर्क पैदा नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे? देखो ये मेरी लाइन है, ये मेरा फोर्स है। यदि मैं इस फोर्सेस को घुमाना भी चाहूँ ऐसे करके, ऐसे करके घुमाना भी चाहूँ, तो ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, इसके पैरेलल है, तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क नहीं आएगा। इस एक्सिस से अबाउट टॉर्क चाहिए तो कैसे निकालना पड़ेगा? इस फोर्स को आपको ऐसे रखना पड़ेगा। अरे ऐसे करोगे तो ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा ना। हमें इस एक्सिस के चारों चक्कर कटवाने हैं। क्या इस एक्सिस के चारों चक्कर काट रहा है? नहीं काट रहा। इस एक्सिस के चारों चक्कर कटवाना है तो कैसे कटवाना पड़ेगा? फोर्स को इसकी बजाय ऐसे रखना पड़ेगा। अब ये ऐसे घूम के ऐसे चक्कर काटेगा, तो फोर्स को मुझे रखना पड़ेगा ऐसे, तभी ऐसे घूमेगा और ऐसे चक्कर काट के आ जाएगा। इसे बोलते हैं स्क्यू लाइंस, इन्हें बोलते हैं स्क्यू लाइंस। एक्सिस और फोर्स की लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो फोर्स या तो अंदर की तरफ मान लो या बाहर की तरफ मान लो, दोनों में से कोई एक। इसका मतलब होता है अंदर की तरफ, इसका मतलब होता है बाहर की तरफ। और केवल इसी केस में जब फोर्स की लाइन के परपेंडिकुलर होगा एक्सिस, देखो एक्सिस है आपका, फोर्स ये है, परपेंडिकुलर है, लंब है, आप यहाँ से लंब डाल सकते हो, लेकिन फोर्स और ये एक्सिस देखो पैरेलल नहीं है। पैरेलल यानी समांतर ऐसे होता है, ऐसे नहीं है, ऐसे है। जब ऐसे होगा तो ये आराम से इस एक्सिस के चारों चक्कर काट पाएगा। यानी आप इस पॉइंट पे फोर्स लगाओगे, यानी ये फोर्स टर्निंग इफेक्ट पैदा कर पाएगा। यहाँ एक पॉइंट है, उसके ऊपर यदि ये फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर एक रोटेशनल मोशन पैदा हो जाएगी इस एक्सिस के अबाउट। समझ गए? चारों ओर चक्कर काटने लग जाएगा, फोर्स टॉर्क पैदा कर देगा। आ गई मेरी बात समझ में? तो टॉर्क पैदा होने के लिए जरूरी है कि एक्सिस और लाइन ऑफ फोर्स दोनों स्क्यू लाइन्स ऐसे हो, समांतर नहीं हो, पैरेलल ना हो, ऐसे हो। आ गई मेरी बात समझ में? इसको ध्यान रखना। ठीक, चलिए टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि जो टॉर्क होता है वो होता है R क्रॉस F। तो जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई आता है हम रूल लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसमें आपको क्या करना होता है? अंगुलियों को मोड़ना होता है, अंगुलियों को मोड़ना होता है। किधर? जिधर फोर्स लग रहा है उधर, जिधर फोर्स लग रहा है उधर अंगुलियों को आपको मोड़ना होता है। ठीक है, ये मुड़ी हुई अंगुलियां फोर्स के डायरेक्शन में होगी तो अंगूठा टॉर्क के डायरेक्शन में होगा। राइट हैंड थंब रूल में जो आपकी फिंगर्स है वो बताएगी आपको फोर्स, तो जो थंब है वो आपको बताएगा टॉर्क। आप कहेंगे सर कैसे? ऐसे देखते हैं, इसी में बात करते हैं, इसी में फोर्स आपके साइड लग रहा है भाई, ध्यान रखना, फोर्स आपके साइड लग रहा है। एक्सिस क्या है? अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, आर ये है, आर ये है, फोर्स ये है। मैं एक काम करता हूँ, आर है मेरी ये, फोर्स ऐसे है, तो मैं आर के साइड अपना हाथ रख के फोर्स के साइड अंगुलियां मोड़ लेता हूँ। फोर्स ऐसे है ना, तो मैंने फोर्स के साइड अंगुलियां मोड़ ली। अब रोटेशनल मोशन ऐसे होगा, मुड़ी हुई अंगुलियां रोटेशनल मोशन को बताएगी, तो टॉर्क अंगूठे को बताएगा, यानी अंगूठा टॉर्क को बताएगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। मुड़ी हुई अंगुलियां फोर्स के डायरेक्शन में कर्ल हो रखी है, तो अंगूठा ऊपर की ओर है, यानी टॉर्क ऊपर की ओर आएगा। टॉर्क ऊपर की ओर आएगा, तो यदि फोर्स ऐसे है जो इसको ऐसे घुमाना चाहता है, आर इस पॉइंट से डिस्टेंस है, तो टॉर्क का डायरेक्शन अंगूठे के हिसाब से ऊपर आएगा। यदि फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता, फोर्स उल्टा लगता, तो अंगूठा टॉर्क को बताता, आपकी बात टॉर्क नीचे आता। समझ में आ गया? चलिए एक सवाल करते हैं इस पर।
आपको टॉर्क समझ में आएगा। तो टॉर्क के लिए जानना जरूरी है, सबसे पहले आप आर की लाइन खींचो, एफ की लाइन खींचो, आर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, लंब ड्रॉ करो, बस। अब एफ और आर की जो लंब वाली दूरी आई है, लंबवत दूरी जो आई है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आया है, उसे आप मल्टीप्लाई कर दो, बस आपके पास टॉर्क निकल के आ जाएगा। अब मैं आपको एक सवाल करवाता हूँ, देखो ये रस्सी है यहाँ पर बंधी हुई है, यहाँ पर कुछ है, कोई भी रोड है, या ये रोड मान लो, ये रोड है, यहाँ पे बंधा हुआ, ये डिस्टेंस आपकी x, ये सेंटर पॉइंट है O, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है आपका B, ठीक है। चलिए बात करते हैं। मुझे टॉर्क चाहिए सबसे पहले O पॉइंट के अबाउट, मैंने इसको छोड़ दिया, जैसे ही मैंने इसको छोड़ा इसके ऊपर फोर्स लगा mg, लगता है सीधी सी बात है, स्वाभाविक है। चलो इस फोर्स का मुझे मोमेंट चाहिए, इस फोर्स का मुझे मोमेंट चाहिए, यानी टॉर्क चाहिए, किसके अबाउट? इस O पॉइंट के अबाउट, O पॉइंट के अबाउट, O पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहले मैं इस फोर्स की वैल्यू को बढ़ाऊँ, फोर्स के जो लाइन है उसको बढ़ा दूंगा, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस है, मैं इसको बढ़ा दूंगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सीधी सी बात है। अब आपका जो टॉर्क आएगा वो आएगा फोर्स mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही हुई x, आपका टॉर्क पैदा हो गया है, ये लो, क्लियर सी बात, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। मुझे चाहिए, सीधा सीधा हो गया ना, मुझे चाहिए फोर्स का टॉर्क OB एक्सिस के अबाउट, इस लाइन के अबाउट टॉर्क चाहिए मुझे। अब बात आती है, ये लाइन और फोर्स की लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के लंबवत है, सॉरी एक दूसरे के समांतर है, और जब समांतर होता है, पैरेलल होता है, तो टॉर्क हो जाता है 0। क्लियर बात है? समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। चलिए मैं कहूं कि मुझे जो टॉर्क चाहिए वो OA एक्सिस के अबाउट चाहिए, फोर्स तो यहां लग रहा है नीचे, मुझे इस OA एक्सिस के अबाउट फोर्स चाहिए, टॉर्क चाहिए। तो देखो फोर्स की लाइन इस OA एक्सिस से गुजर रही है, क्या इस लाइन के अबाउट ये फोर्स इस चीज को ऐसे घुमा देगा? घुमा देगा? नहीं घुमाएगा, ये इसको नीचे ले जाना चाहता है, घुमाना नहीं चाहता ऐसे, क्योंकि ये फोर्स इसी एक्सिस से गुजर रहा है, और जब कोई फोर्स उस एक्सिस से गुजरता है तो टॉर्क पैदा नहीं करता, उसी पॉइंट से गुजरता है तो भी टॉर्क पैदा नहीं करता। और अब OA एक्सिस की बात करें, OA एक्सिस के अबाउट टॉर्क फिर अगेन हो जाएगा 0। O पॉइंट आ गया, A आ गया, टॉर्क जो होगा वो A पॉइंट के अबाउट भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि फोर्स A पॉइंट पर लग रहा है। मैं कहूँ मुझे B पॉइंट के लिए चाहिए, मैं कहूँ कि मुझे B पॉइंट के लिए चाहिए, तो सबसे पहले ये x है, मैंने माना ये भी x है, तो यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्ट डिस्टेंस निकालते हैं, ये हो जाएगी हमारी x²। मुझे इस फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, एक लंब डालना पड़ेगा इधर, ये डाल दिया मैंने, लंब डाल दिया। चलिए मैंने बोला कि इसने एंगल बनाया थीटा, यहाँ एंगल है 90, तो ये एंगल भी होगा थीटा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? हमें ये चाहिए। ये x² है तो ये हो जाएगा x² cos थीटा, ये x² है तो ये वैल्यू हो जाएगी x² cos थीटा। अरे ये थीटा है, ये 90 है, तो ये बेस हुआ, ये बेस हुआ, तो ये हो गया x² cos थीटा। मुझे चाहिए टॉर्क अबाउट B पॉइंट, तो मुझे चाहिए सबसे पहले फोर्स, फोर्स की लाइन ये रही, फोर्स की वैल्यू है F, मुझे चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये हो गई, x का मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, x का मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो फोर्स की वैल्यू है मेरी mg, और x परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी x का परपेंडिकुलर कंपोनेंट x² cos थीटा। और अब आपका
टाउ बराबर हो गया है mg एक्स स्क्वायर कोस थीटा, टाउ भी इक्वल्स टू mg एक्स स्क्वायर कोस थीटा। क्लियर कट, सीधा सीधा आंसर, समझ गए। आप सोचेंगे सर टाउ के फॉर्मूले में तो एफ आर साइन थीटा आता है ना भाई, लेकिन उस समय डिपेंड करता है कि किस एक्सिस के अबाउट आप निकालना चाहते हैं। एक्स यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ये तो एक्स स्क्वायर है, आपको परपेंडिकुलर चाहिए। मैंने बोला ये एंगल थीटा है तो ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, ये दोनों पैरेलल लाइन्स मान ली, अजम्पशन किया है मैंने। जैसा जैसे हमें सवाल में डेटा दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से हम टॉर्क निकाल पाएंगे, ठीक है, किस एक्सिस के अबाउट चाहिए, किस पॉइंट के अबाउट चाहिए। तो इतना ध्यान रखो, टॉर्क के लिए आपको पहले फोर्स की लाइन का पता होना चाहिए, दूसरी बात आपको उस पॉइंट या उस एक्सिस का पता होना चाहिए जिस एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हैं। उस एक्सिस से उस पॉइंट से फोर्स नहीं गुजरना चाहिए। दूसरी चीज़, उस एक्सिस के पैरेलल फोर्स नहीं होना चाहिए। इन दो केसों में टॉर्क जीरो आता है। फिर आपको यदि टॉर्क चाहिए तो उस पॉइंट या उस एक्सिस से आप फोर्स की लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और फोर्स को उस परपेंडिकुलर लाइन जो आई आपकी, यानी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया आपका, जो लंबवत घटक आया, उससे मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा टॉर्क निकल के आ जाएगा। समझ में आया? चलिए भाई, तो आज की क्लास में हम टॉर्क के फिजिकल सिग्निफिकेंस पर बात कर चुके हैं। न्यूमेरिकल टॉर्क का मैं अगली क्लास में कराऊंगा, मुझे 2-3 न्यूमेरिकल अच्छे करवाने हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है और मुझे कहीं पर थोड़ा सा जाना भी है, आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो आज की क्लास में टॉर्क का फिजिकल सिग्निफिकेंस था, टॉर्क को समझना था कि एक्चुअली टॉर्क आता कब है। अगली क्लास में टॉर्क से रिलेटेड हम सबसे पहले करने वाले 2-3 सवाल, बहुत अच्छे बहुत मज़ेदार सवाल, ठीक है। उसके बाद में साथ ही साथ में हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। आज मैं पढ़ा था पहली वाली जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक लेने की कोशिश की थी, बट वो क्लास लंबी थी। आज की क्लास में फिर मैंने सोचा कि पहले टॉर्क को पढ़ाते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम लेकर चलेंगे टॉर्क के साथ में इक्विलिब्रियम का टॉपिक, इक्विलिब्रियम लेने वाले हैं, जहाँ पर जैसे हम पहले फोर्स के केस में इक्विलिब्रियम लेते थे जहाँ पर नेट फोर्स जीरो होता था, उसी तरीके से टॉर्क के केस में हम इक्विलिब्रियम लेंगे। आज की बात थ्योरिकल है, समझने के लिए कॉन्सेप्चुअल है, लिखने जैसा ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग में बैठाने का सब कुछ है। क्योंकि जब अगली क्लास हम लेंगे और इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, साम्य अवस्था पढ़ेंगे, तो वहाँ पर नेट टॉर्क जीरो करेंगे और उस हिसाब से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इक्विलिब्रियम से रिलेटेड और टॉर्क से रिलेटेड। इक्विलिब्रियम में टॉर्क तो आता ही आता है, फोर्स भी आता है। तो नेक्स्ट क्लास होने वाली है शानदार, क्योंकि नेक्स्ट क्लास पूरी डिपेंडेंट रहेगी हमारे न्यूमेरिकल पर बेस्ड, यानी हम सारी की सारी क्लास में न्यूमेरिकल और फॉर्मूलाज की बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, तो ये रहे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज्ञा दीजिए, उससे पहले यदि आपको मैं एक बात कहूँ कि यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, टॉर्क आपको समझ में आया है, टॉर्क के बारे में दिमाग में जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए हैं, तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है, ठीक है। साथ ही साथ में आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट, न्यूज़ और पीडीएफ्स वगैरह मिलती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ओ पेन भी छूट रहा है भाई। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ शानदार, कुछ धमाकेदार टॉपिक्स के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।